हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड का टॉपिक पढ़ेंगे, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के स्कोप को समझने के लिए जनरली हमने फिजिक्स को दो सब डिसिप्लिन्स में डिवाइड करके रखा है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। एक तो है माइक्रोस्कोपिक, एक तो हमने क्या लिया है माइक्रोस्कोपिक, और जो दूसरा पार्ट है वो है मैक्रोस्कोपिक। कि फिजिक्स को जो स्टडी करते हैं, फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हमने उसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है माइक्रोस्कोपिक और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक। अब जो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक में हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो बहुत ही छोटी चीज़ें मतलब एटॉमिक लेवल्स, एटम्स, न्यूक्लियस, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन चीज़ों के बारे में जिस फील्ड में फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो उसको हमने क्या कहा है माइक्रोस्कोपिक। और जो बड़े बड़े फिनोमेनन्स है जो लेबोरेटरी लेवल पर है, फिर अर्थ में जो हमें बड़े बड़े फिनोमेनन्स दिखाई देते हैं, टेरेस्ट्रियल लेवल पर, एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर जो फिनोमेनन्स है, उन फिनोमेना को हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो क्या है मैक्रोस्कोपिक, मतलब बड़े लेवल के फिनोमेना। अब उस ब्रांच को ही हमने नाम दिया है क्लासिकल फिजिक्स। क्या नाम दिया है? क्लासिकल फिजिक्स। कि फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम बड़े लेवल्स के फिनोमेनास को स्टडी करते हैं उस ब्रांच को क्या नाम दिया? क्लासिकल फिजिक्स। और जिस ब्रांच में हम बिल्कुल एटॉमिक लेवल के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो ब्रांच है उसको हमने नाम दिया है क्वांटम फिजिक्स। क्या नाम दिया है? क्वांटम फिजिक्स। अब इन दोनों के बीच में एक और तीसरा भी डोमेन है, वो जो अभी नया एक डोमेन आया है उसको हमने नाम दिया है मेसोस्कोपिक। क्या नाम दिया है उसे? मेसोस्कोपिक। ये जो मेसोस्कोपिक है इसमें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से बड़ी चीज़ों को स्टडी करते हैं और मैक्रोस्कोपिक के बीच में, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बीच में, मतलब एटॉमिक से तो थोड़ा सा बड़ा लेवल रहेगा, बड़े स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, लेकिन मैक्रोस्कोपिक से छोटे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स में हम कौन कौन सी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं? तो क्लासिकल फिजिक्स में हम एक तो पढ़ते हैं मैकेनिक्स। किसको पढ़ते हैं हम? एक तो मैकेनिक्स, फिर उसके बाद होता है इसमें पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। किसे पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिर इसी में हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स, और इसी में हम एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो है थर्मोडायनामिक्स। तो ये मेनली जो फिजिक्स की जो क्लासिकल फिजिक्स वाली ब्रांच है उसमें ये मेनली हम फिजिक्स के ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। अब मैकेनिक्स में क्या है? तो मैकेनिक्स जो पूरा बेस्ड है वो न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड है। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन, फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, फिर रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ वगैरह और मोशंस वगैरह के बारे में, रॉकेट वगैरह का कैसे प्रोजेक्शन होता है, उसका जेट से कैसे उसको भेजते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। जो हम इस 11th क्लास में ये मैकेनिक्स का पूरा टॉपिक, जो फिजिक्स का जो मैकेनिक्स का जो सब सब्जेक्ट है उसका जो डिसिप्लिन है उसके बारे में हम पूरी मैकेनिक्स इस 11th क्लास में हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या है? सभी बड़े लेवल्स की जो ऑब्जेक्ट है, मोशंस वगैरह के बारे में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम चार्ज्ड एंड मैग्नेटिक बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं। इसमें किसके बारे में बात करते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज्ड एंड मैग्नेटिक बॉडीज़। इसके लॉज किसने दिए? इसके लॉज दिए है कूलॉम, ये साइंटिस्ट के मैं नाम बता रहा हूँ, कूलॉम, एम्पियर, फेराडे एंड ऑर्स्टेड।
इन इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन चार साइंटिस्ट ने मेनली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल लॉज, बेसिक लॉज दिए हैं, और उन लॉज को मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने अपनी 4 इक्वेशन में इनकैप्सुलेटेड किया है, उनको समराइज कर दिया है। इसके अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई चार्ज्ड बॉडी है उनमें कैसे अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। फिर उसके बाद अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर मैग्नेटिक या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कि कोई वायर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसका अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो किस टाइप से मोशन करेगा। फिर उसके बाद किसी सर्किट से ऐसी वोल्टेज सप्लाई करे तो वो किस टाइप से रिस्पॉन्स करेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में, एंटीना कैसे वर्क करता है, जो हमारी एंटीना की जो रेडियो वेव्स है वो कैसे मोशन करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। फिर उसके बाद है ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। फिर उसके बाद है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेनन्स है वो जिस ब्रांच में, फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। और ये जो ऑप्टिक्स है ये भी हम स्टडी करेंगे 12th क्लास में, ठीक है। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सभी से रिलेटेड, ये कैसे वर्क करते हैं, इन सभी से रिलेटेड हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो ऑप्टिक्स में आती है, और ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स में हम इंटरनल एनर्जी की, कोई भी अगर बॉडी है उस बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी नहीं करते। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि कोई बॉडी की इंटरनल एनर्जी, उसके टेम्परेचर में किस, उसके एंट्रोपी में कैसे चेंज आ रहा है, कि उसकी इंटरनल एनर्जी है, कि कोई बॉडी है उसकी इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंज होगा, उसके टेम्परेचर में कैसे चेंज होगा, और उसके चेंज को किस बेसिस पर, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड वर्क, कि कोई अगर यहाँ पर बॉडी रखी हुई है तो इसमें से हीट निकल रही है या इसके अंदर हीट जा रही है, तो हीट जाएगी या निकलेगी तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा। इस पर अगर हम कुछ वर्क करेंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र और हीट और वर्क के बेसिस पर कैसे किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी, उसका टेम्परेचर, एंट्रोपी वगैरह चेंज होती है। और ये जो टॉपिक है ये भी हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। फिर उसके बाद है हमारे पास, अब ये तो सिर्फ बड़े बड़े लेवल के जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में हमने स्टडी कर ली किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में। अब जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एटम की बात हो गई, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, ऐसे जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों की कोई एक्सप्लेन क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाया। तो क्लासिकल फिजिक्स उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो हमें फिजिक्स की एक नई ब्रांच की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो अभी जो नई ब्रांच आई है उस ब्रांच को क्या नाम दिया, उसे नाम दिया है क्वांटम फिजिक्स। और इस क्वांटम फिजिक्स ने ही माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो स्ट्रक्चर है, एटम, न्यूक्लियस, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सभी की स्टडी को एक्सप्लेन कर पाया। कौन, किसने किया, क्वांटम फिजिक्स ने किया। तो इन सभी छोटे लेवल्स की, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी हम किस में करते हैं, क्वांटम फिजिक्स में। अब जो फिजिक्स का जो स्कोप है, जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। उसका एरिया कितना बड़ा है उसको हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि फिज़िक्स में हम बहुत ही छोटे लेवल, मतलब एटॉमिक लेवल, न्यूक्लियर लेवल की चीज़ें, मतलब जिसका साइज़ है 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर के मीटर का भी बहुत छोटा पार्ट, कि जो न्यूक्लियस है उसका, ये न्यूक्लियस का साइज़ होता है, कि न्यूक्लियस को भी स्टडी करते हैं। और बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़े पार्ट में क्या आ गया, हमारा यूनिवर्स, जिसकी लेंथ कितनी है, यूनिवर्स की लेंथ है हमारी 10⁻26 मीटर के बहुत छोटे लेवल और बहुत बड़े लेवल, बहुत छोटे लेवल और बहुत बड़े लेवल की भी चीज़ों की एस्ट्रोनॉट के लेवल की भी हम चीज़ें इसमें स्टडी करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये -14 और ये है +26, तो इन दोनों में डिफरेंस है 10⁻40 मीटर का। कितना डिफरेंस है कि 0 से हम पीछे कितना गए, 14 पीछे गए, और 0 से आगे कितना गए, 26। 14 पीछे गए, 0 से पीछे इसलिए माइनस, तो 0 से पीछे 14 और 0 से आगे 26, तो पीछे 14 और आगे 26, तो 14 + 26 कितना हो गया, 40। तो 40 मीटर की रेंज में, 10⁻40 मीटर की रेंज में हम स्टडी करते हैं। अब हमें पता है कि जो सनलाइट है, सन का जो लाइट है वो
1 सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है 3 इंटू 10⁸ मीटर। सनलाइट 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर। तो 10⁸ के कंपैरिजन में जो 3 है वो तो बहुत छोटा है, तो इसको हम अभी नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते, इसको हटा देते हैं। अब इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख सकते हैं क्या? तो यह 10⁸, 10⁸ इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, तो 1/10⁸ सेकंड किसके इक्वल रहेगा? 1 मीटर। मतलब जो सनलाइट है वो 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है सिर्फ कितने टाइम में? 1/10⁸ सेकंड में। सनलाइट 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में, तो 1 मीटर की डिस्टेंस, 1 मीटर की डिस्टेंस सनलाइट कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है? 1/10⁸ सेकंड। तो इसको अगर हमें, इस वैल्यू को अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इस मीटर की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/10⁸ सेकंड। तो लिख देते हैं मीटर की स्पेस पर 1/10⁸ सेकंड, माइनस यहाँ 10⁻26, यहाँ भी मीटर की स्पेस पर क्या लिख देते हैं? 1/10⁸ सेकंड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये 10⁸ है, ये ऊपर जाएगा, 10⁸ है, तो जब भी किसी वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमीटर में या डिनोमीटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 10⁻14 इंटू 10⁻8 सेकंड से, ये क्या है? 10⁻26 इंटू 10⁻, ये 8, ये हो जाएगा -8 सेकंड। ठीक है, बेस सेम है, बेस सेम होने पर पावर्स का एडिशन, तो -14 और -8 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, कितना हो जाएगा? 22 सेकंड। तो और ये हो जाएगा 26 - 8, तो 26 - 8 कितना हो जाएगा? 18 सेकंड, यही होगा ना। तो मतलब अगर हम इसको लाइट की स्पीड की रेंज में कवर करें इस डिस्टेंस को, कि हम इतनी डिस्टेंस पे भी, इतने साइज़ पे भी स्टडी करते हैं फिजिक्स में और इस साइज़ को भी स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर भी और एटॉमिक लेवल पर भी, तो इस साइज़ को कवर करने में सनलाइट को सिर्फ 10⁻22 सेकंड लगेंगे। और ये जो है, जो पूरे यूनिवर्स का साइज़ है 10⁻26 मीटर, उसको कवर करने में सनलाइट को कितना टाइम लगेगा? 10⁻8 मीटर, 10⁻18 सेकंड का टाइम लगेगा। एटॉमिक मतलब न्यूक्लियस को पार करने में सिर्फ इतना सा टाइम लगेगा सनलाइट को, और अगर उसे पूरा यूनिवर्स को पार करना है तो इतना टाइम लगेगा। अब मास के लेवल पे अगर बात करें तो जो एटम्स है या जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10⁻30 kg, और ये जो पूरी यूनिवर्स है उसका एक अप्रॉक्सीमेट मास हमने कंसिडर किया है, वो कितना होता है? 10⁻55 kg। तो हम 10⁻30 kg के लेवल पे भी फिजिक्स में स्टडी करते हैं और 10⁻55 kg के लेवल पर भी स्टडी करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। 10⁻55 का मतलब क्या हुआ कि 1 के बाद कितने ज़ीरो? 55 ज़ीरो। 1 के बाद कितने ज़ीरो लगा दे? 55 ज़ीरो। तो जो kg आएगा, इतना kg, इतनी बड़ी चीज़ को भी हम स्टडी करते हैं। तो ये हमने लेंथ के स्केल पर देख लिया, ये टाइम के स्केल पर देख लिया, और ये हमने मास के स्केल पर देख लिया। तो यही तो फिज़िक्स का इंटरेस्ट है कि जैसे जैसे आप फिज़िक्स पढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट आता जाएगा कि हाँ, अरे हम इतनी छोटी चीज़ को भी पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी चीज़ को भी पढ़ रहे हैं। जितना फिज़िक्स को पढ़ेंगे इतना ही वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और फिज़िक्स की जो एक्साइटमेंट है, वो कुछ लोग तो इस बात से भी एक्साइट हो जाते हैं कि जो फिज़िक्स के बेसिक लॉज है, फिज़िक्स के जो बेसिक लॉज है वो एक ही लॉ बहुत डिफरेंट एरियाज़ में भी अप्लाई हो जाता है। जैसे कि अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है और अभी आप इस 11th क्लास में भी उसे पढ़ेंगे, कि वो ये भी बताता है कि अर्थ सन के अराउंड, मून अर्थ के अराउंड कैसे मोशन करता है, उसके पीछे का रीज़न भी वही लॉ बताता है। और अगर यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को मैं इस कैप को अगर मैं रिलीज़ करूँ तो नीचे ही क्यों जाएगा, तो उसे भी कौन बताएगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रेंज बहुत वाइड है। तो इसी टाइप से जो फिज़िक्स के लॉज है उसका रेंज बहुत वाइड होता है कि वो छोटे से छोटे और एक ही लॉ बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन कर देता है। फिर उसके बाद जो सीक्रेट्स है कि बहुत सारे ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ यूनिवर्स में डिस्कवरी, इस दुनिया में डिस्कवरी चलती ही रहती है। कोई साइंटिस्ट किसी और चीज़ की डिस्कवरी कर रहा है, कोई किसी और चीज़ की, कि जो नेचर के जो सीक्रेट्स है उसको ओपन करने में कि हाँ, इसके पीछे कि ये अगर चीज़ हो रही है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसे ओपन करने में, उसका राज पता लगाने में भी
लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, तो ये इंटरेस्टिंग है कि हाँ, एक ही लॉ इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, हमें इसके पीछे का रीज़न जानना है। तो यही एक्साइटमेंट है फिज़िक्स की। और फिर उन लॉज के बेसिस पर बहुत सारे क्या बनते हैं, डिवाइसेस बनते हैं, जो हम आज इतनी सारी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन हो या बल्ब हो या कार हो या मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो। ये अगर ये माइक्रोफ़ोन भी लगा है, तो ये माइक्रोफ़ोन भी साइंस और फिज़िक्स की देन ही है कि अगर हम उसके बारे में स्टडी नहीं करते, फिज़िक्स के बारे में स्टडी नहीं करते, तो ये माइक भी हमारे पास नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ों की फिर डिस्कवरी होती है, और उन डिस्कवरी के पीछे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत बार ट्राई करना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि एडिसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन करने से पहले 10,000 बार टाइम उन्होंने ट्राई किया था। 10,000 बार वो फेल हुए, तब जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। फिर उसके बाद अगर इसके अलावा हम और दूसरी बात करें, तो अभी पिछले कई सेंचुरीज़ में फ़िज़िक्स में, साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, और उस डेवलपमेंट के पीछे रीज़न क्या है। तो ऐसा पहले तो ऐसा मानते थे कि सिर्फ क्वालिटेटिव थिंकिंग, कि बस सिर्फ सोच लो कि हाँ ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, इसके पीछे हम ये स्टडी कर लेते हैं, कि क्वालिटेटिव थिंकिंग ही साइंस और मेनली फिज़िक्स का बेस है। लेकिन चलो, क्वालिटेटिव थिंकिंग कि हम सोच रहे हैं, वो तो बेस है कि जब तक सोचेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे, कि क्वालिटेटिव थिंकिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मेन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट, कि हम क्या मेज़रमेंट ले रहे हैं, हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, उससे क्या मेज़रमेंट किया। तो क्वालिटेटिव थिंकिंग कि सोचना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा कोर, ज़्यादा ज़्यादा बेसिक इम्पोर्टेंट क्या है, क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट, कि मेज़रमेंट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, बहुत सारे फिज़िक्स के जो बेसिक लॉज है, उन लॉज की हेल्प से हमारे डेली लाइफ में जो फिनोमेना होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कि हमने फिज़िक्स का लॉ तो दे दिया कि ये लॉ है, लेकिन उस लॉज की हेल्प से डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही है उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ होता है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो फिज़िक्स क्या कहता है कि फ़िज़िक्स में एक अप्रोक्सीमेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये लॉज क्या कहते हैं, ये लॉज भी ऐसा बोलते हैं कि पहले तो कोई भी अगर कॉन्सेप्ट हो रहा है, कोई भी फिनोमेना हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है, तो उसका जो मेन फीचर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, सबसे पहले तो उसको पकड़ो। जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, सबसे आईएमपी फीचर है, इम्पोर्टेंट फीचर, उसको पहले पकड़ो, उसको पकड़ के उसको एक्सप्लेन कर दो, उसके बेसिस पर लॉ बना दो। ठीक है, अब उसके बेसिस पर लॉ बना दिया, फिर उसके बाद उसके जो कम इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, कम इम्पोर्टेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन लॉज में कुछ करेक्शन कर दो। ये सबसे अच्छा और सबसे इजी तरीका है किसी भी डेली लाइफ की फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की। कोई भी जो घटना हो रही है, उसका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट फीचर है, उसको लेकर एक लॉ बनाओ, और फिर जो कम इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसको लेकर उसमें कुछ करेक्शंस कर दो। इसको जो हम इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम किसी हाइट से, कि यहाँ से ये है हमारा ग्राउंड, इस हाइट से हमने एक स्टोन फेंका और एक फेंका फिदर। ठीक है, एक पंख था और एक स्टोन था, इन दोनों को सेम हाइट से हमने ड्रॉप किया। जब इन दोनों को हमने सेम हाइट से ड्रॉप किया, तो हम देखते हैं कि स्टोन आ जाता है पहले, और ये जो पंख है इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी क्या कहता है, वो ये कहता है कि इन दोनों को साथ में नीचे आना चाहिए था। तो मतलब ये तो इस लॉ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो तो क्या कहता है कि किसका मास कम हो या ज़्यादा हो, मास पे किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड पर आना डिपेंड नहीं करता, किसका मास ज़्यादा है या कम है। सभी को अगर हम सेम हाइट से एक साथ अगर ड्रॉप करेंगे तो सभी कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। ये कौन कहता है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, कि इनका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इनके मासेस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जब हम डेली लाइफ में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि स्टोन पहले आ जाता है और फिदर जो है वो बाद में आता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, एयर रेजिस्टेंस है, कि यहाँ पर एयर है। तो एयर ने क्या किया, एयर की वजह से फिदर धीरे आया और स्टोन जल्दी आ गया। कि एयर रेजिस्टेंस ने फिदर को क्या किया, धीरे धीरे आने दिया, उसको रोक के रखा। तो इसीलिए अगर हमें अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या करेंगे, एक ट्यूब में, एक वैक्यूम ट्यूब के उसके अंदर बिल्कुल एयर नहीं है, वहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करेंगे और दोनों स्टोन और फिदर को साथ में फेंकेंगे, तो दोनों अप्रोक्सीमेट साथ में ग्राउंड पर आएंगे।
तो इससे लॉ को हम फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी को अगर एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये हम पहले तो बोलेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम किसी हाइट से फेंकेंगे तो दोनों साथ में आएंगे। ये हो गया हमारा मेन कॉन्सेप्ट, मेन स्टेटमेंट हो गया। फिर उसमें हम करेक्शन करेंगे कि बट वहाँ पर अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए, तभी दोनों साथ में आएंगे, नहीं तो साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि एयर क्या करेगी, इसको आने से रोक लेगी, इसको अपोज करेगी। तो ये ही फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकते हैं सेम हाइट से तो उनके मास पर उनका एक्सीलरेशन डिपेंड नहीं करेगा, सभी ऑब्जेक्ट साथ में अर्थ पर आएंगे। तो यही तो है कि पहले मेन कॉन्सेप्ट बता दिया कि सभी को साथ में फेंकेंगे, फिर उसमें करेक्शन क्या दे दिया, उसमें करेक्शन दे दिया कि वहाँ पर एयर नहीं होनी चाहिए, एयर रहेगी तो वो साथ में नहीं आएंगे। तो आज यही हमने डिस्कस कर लिया कि स्कोप क्या है, उसका एक्साइटमेंट क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।